नमस्कार। तनु की जुबानी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है यादें। दरवाजे की तेज खटखटाहट से मैं नींद से हड़बड़ाकर उठी। 7 बज चुके थे। मैंने झट से शॉल ओढ़ा और दरवाज़ा खोला। सामने दूध वाले को पाकर मैं बड़बड़ाती हुई किचन में डब्बा लेने चली गई। इतनी जोर से दरवाज़ा पीटने की क्या ज़रूरत है। रोज़ बाई सुबह 6 बजे तक आ जाती थी। उसके पास दूसरी चाबी थी। चाय बनाकर वह मुझे उठाती और नाश्ता तैयार करने लग जाती। मैंने डब्बा बढ़ाकर दूध लिया। तब तक काम वाली बाई प्रेमलता भी सामने से आ गई। मैं उसे देर से आने पर बहुत कुछ कहना चाहती थी, पर डर था कि कहीं वापस न चली जाए। उसको तो कई घर मिल जाएंगे, पर मुझे प्रेमलता जैसी कोई नहीं मिलेगी। मैंने प्रेमलता से कहा, अच्छा तू झट से चाय बना दे और नहाने का पानी गर्म कर दे। मैम साहब, एक तो गीजर खराब, बाथरूम की लाइट नहीं जलती, दरवाजे की घंटी नहीं बजती और फिर गैस का पाइप। आप ये सब ठीक क्यों नहीं कराती? मेरा काम बहुत बढ़ जाता है। वह एक ही सांस में उल्टा मुझे ही सुनाने लग गई। उसको कहने की आदत थी और मुझे सुनने की। बस यूं ही हमारा गुजारा चल रहा था। कभी कभी तो लगता था सब कुछ छोड़कर भाग जाऊं, पर जाऊं कहाँ? वहाँ भी तो अकेली ही रहूँगी। उम्र के 52 वसंत पार करने के बाद भी मैं एक नीरस सी जिंदगी ढो रही थी। रोज़ सुबह कोचिंग सेंटर जाना, 3-4 बैच को पढ़ाना, जॉइंट एंट्रेंस और नीट की तैयारी करवाना, फिर वापस शाम को घर आ जाना। प्रेमलता जो बनाकर चली जाती उसी को गरम करके खा लेती और टीवी के चैनल बदलते बदलते सो जाती। ना मैं किसी के घर जाती, ना कोई मेरे घर आता। यहाँ तक कि ऑफिस के कलीग से भी मेरी कोई खास बातचीत नहीं होती। दबी छिपी जबान पे मुझे अकड़ू और खूसड़ की संज्ञा से जाना जाता। मैंने भी हालात के तहत पारिवारिक व सामाजिक दायरा बढ़ाने की कोशिश नहीं की। मैं तैयार होकर अपने सेंटर पहुंच गई। दिल्ली के इस इंस्टीट्यूट में लगभग 200 बच्चे पढ़ते थे। मेरी योग्यता को देखते हुए मुझे मैनेजमेंट ने कई बार एकेडमिक हेड के लिए कहा, पर मैं कोई जिम्मेदारी लेने से बचती थी। मेरे ऑफिस पहुंचती है मिसेज रवीना बोली, लंच के बाद कहीं मत जाना, मुंबई आईआईटी से डॉक्टर सिंह आ रहे हैं। अपने स्टूडेंट से भी कह देना कि ऑडिटोरियम में 3 बजे तक पहुंच जाएं। वे अपना अनुभव शेयर करेंगे और बच्चों को कुछ टिप्स भी देंगे। ठीक है, कह दूंगी। सो दोपहर के बाद कोई क्लास नहीं होगी। तुम छुट्टी की बात तो नहीं सोच रही हो ना? अरे इतने बड़े प्रोफेसर हैं आईआईटी में, अब डीन होने का उन्हीं का नंबर है। और हाँ, वे हमारे साथ 2 बजे लंच भी करेंगे। तुम भी तब तक कॉमन रूम में पहुंच जाना। लंच के लिए हम लोग कॉमन रूम में इकट्ठे हुए। तभी प्रिंसिपल जोसेफ डॉक्टर सिंह को लेकर कमरे में आए। मैं उनको देखकर एकदम धक सी रह गई। पता नहीं उस एक लम्हे में क्या हुआ, अचानक मेरे दिल ने तेजी से धड़कना शुरू कर दिया। इससे पहले कि मैं संभल पाती, प्रिंसिपल साहब ने मेरा परिचय कराते हुए कहा, ये नीलम है, हमारे यहाँ की बेहद डेडिकेटेड टीचर। जानते हैं, इनका पढ़ाया बच्चा। मैंने बात को काटते हुए हाथ जोड़कर नमस्ते किया। अरे नीलम, तुम यहाँ? कहकर उन्होंने बड़े ही नपे तुले शब्दों में मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। आप जानते हैं इन्हें? प्रिंसिपल जोसेफ ने पूछा। हाँ, हम दोनों ने एक साथ ही एक ही कॉलेज से एमबीए किया था। कुछ याद है आपको? कहते हुए उन्होंने मुझे देखा और बोले, मैं नरेश, और उसी चिर परिचित मुस्कुराहट से मेरा स्वागत किया जैसा सदियों पहले। मैंने भी मुस्कुराकर सिर हिलाया और अपने स्थान पर बैठ गई। मैं उन्हें कभी भूली तो नहीं, पर याद करके करती भी क्या। जो पल हमने साथ बिताए थे वे लौट कर तो आएंगे नहीं। असेंबली हॉल में उनके परिचय और तजुर्बे को लेकर जितनी तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी, वे सब आज मेरी झोली में गिरी होती। परंतु
आज मैं एक कोने में मासूम सी, सहमी सी, दुबकी बैठी थी। इधर उनका लेक्चर शुरू हुआ, उधर मैं यादों के झरोखे में जा गिरी। हमारी पहली मुलाकात एमबीए की उस सिलेक्शन लिस्ट से हुई जिसमें मेरा नाम उन्हीं के नाम के नीचे था। एक नाम राशि होने के कारण लिस्ट पर उसकी उंगली मेरी उंगली के ऊपर थी और वह अपने पंजाबी अंदाज में बोला था, आपका नाम नीलम है? मुबारका हो जी, लिस्ट में नाम तो आया। मैं मुस्कुराकर एक तरफ हो गई। मुझे अपना नाम इस इंस्टीट्यूट में आने की खुशी थी और उसने समझा मैं उसकी बातों पर मुस्कुरा रही हूँ। एक ही नाम राशि के होने के कारण रजिस्टर में हमारे नाम भी आगे पीछे लिखे होते और सीटें भी आसपास ही होती। मैं हॉस्टल में रहती और उसने लाजपत नगर में पेइंग गेस्ट लिया था। उस इंस्टीट्यूट में किसी का भी नाम आने का मतलब था कि उसका पिछला रिकॉर्ड बहुत ही बेहतरीन रहा होगा। वह काफ़ी हंसमुख और चुलबुला लड़का था। अपने इसी स्वभाव के चलते वह जल्दी ही लोगों में घुल मिल जाता था। उसमें यही ऐसी खासियत थी जो उसे सबसे अलग करती और ऊपर से उसका सिख होना। उसके विपरीत मैं एकदम शांत, शर्मीले स्वभाव की थी। जब भी वह मुझे देखकर मुस्कुराता मैं एक तरफ हो जाती। यूँ कहना चाहिए कि मैं उससे कन्नी काट लेती। सुबह जब भी वह क्लास में आता एक खुशनुमा माहौल सा पैदा हो जाता। उसकी हंसी में भी संगीत की झंकार थी। मेरा परिवार कानपुर में रहता था। पापा बैंक में थे और बड़े भैया एक मल्टीनेशनल कंपनी में बेंगलुरु में तैनात थे। एक दिन मेरा भाई किसी काम के सिलसिले में दिल्ली आया और मुझसे मिलने चला आया। मैंने अपने कॉलेज के गेस्ट हाउस में ही उसका रहने का इंतज़ाम करवा दिया था। उसको सुबह शताब्दी से पापा से मिलने के लिए कानपुर जाना था। अचानक किसी वीआईपी के आ जाने से गेस्ट हाउस में उसका रहना कैंसिल हो गया। मैं परेशान हो गई। बाहर कैफ़े में बैठकर हम दोनों भाई बहन इसी उधेड़-बुन में लगे रहे कि अब क्या करें। तभी नरेश अपने एक मित्र के साथ पास से गुजरा और मेरी तरफ हाथ हिलाया। वह शायद अपने घर जाने की जल्दी में था। जवाब में मेरी तरफ से रिस्पॉन्स ना पाकर वह अपने स्वभाव के मुताबिक मेरे पास आया। हेलो जी, कोई परेशानी है क्या? जैसे उसने मेरे मन के भाव पढ़ लिए हों। हाँ है तो, मैंने बिना कोई समय गवाए कहा। ये मेरे भैया हैं। आज रात मैंने इनका गेस्ट हाउस में रहने का इंतज़ाम करवा दिया था, पर अब वहाँ से मना कर दिया गया है। कोई आसपास होटल भी तो नहीं है और जो हैं वो बहुत महंगे हैं, है ना? वह तपाक से बोला। हाँ, मैंने कहा, कोई नहीं जी, मुझे आधे घंटे का समय दो, मैं कोई ना कोई बंदोबस्त करके आता हूँ। कुछ ना हुआ तो अपने साथ ले चलूँगा। फिर वह भैया की तरफ देखकर बोले, आप टेंशन मत लो, मैं बस गया और आया। और सचमुच वह थोड़ी देर में आया और एक कमरे की चाबी देकर बोला, सामने के ब्लॉक में दूसरी मंजिल पर यह कमरा है, आराम से रहो। मैं उसकी तरफ हैरानी से देखने लगी। वह तो हॉस्टल का कमरा था, वह भी 2 या 4 लड़कों का। उसने आगे कहा, ये अकेले ही रहेंगे, दूसरे लड़के को मैंने कहीं और जाने को कह दिया है। आप आराम से रात बिताओ। तुम चाहो तो 1 महीने की छुट्टी ले लो, ना पसंद आए तो यहीं वापस आ जाना। एक नई जिंदगी तो कभी भी शुरू की जा सकती है। उसकी इस बात में एक अपील थी, ठहराव था। एक अच्छे दोस्त और एक हमदर्द की तरह एक तरफ से आदेश भी था। मैं अपना चेहरा अपने हाथों से छिपाकर रोने लगी। इसी अधिकार की भावना के लिए तो तरस गई थी। मन का एक छोटा सा कोना उसी का था और सदा उसी का रहेगा। उसकी यादों की मीठी छाँव में बैठने से कलेजे को आज भी ठंडक पहुंचती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली कहानी में। बहुत बहुत धन्यवाद।